हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का वन शॉट लेके आए हैं। इस एक लेक्चर में आप पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छे से पढ़ लोगे। ये हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम पूरे जो चैप्टर्स हैं उनको एक एक शॉट में पूरा कवर करेंगे जिससे आपको फायदा मिल सके। एक लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर मिल सके, अच्छे से आप पढ़ाई कर सो। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम से ही भाई कि फ्रेंच मतलब फ्रांस में हुआ होगा, ठीक है। और भाई रिवॉल्यूशन है ना, बदलाव हुआ भाई। फ्रेंच में कैसे रिवॉल्यूशन हुआ? क्रांति आ जाना, राइट, क्रांति का आ जाना। तो कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं भाई? हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस। ओके, ठीक है। फ्रांस कहाँ पे है? फ्रांस एक कंट्री है जो कि है कहाँ पे? यूरोप में। यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोप में है ये कंट्री। ओके, ठीक है। और फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन आया उसके बाद पूरे ये यूरोप में ही ये पूरे में रिवॉल्यूशन फैल गया था, ठीक है। तो भाई कहते हैं जो फ्रांस करता ना यूरोप में, ऐसे कहते हैं कि यूरोप में जो फ्रांस करता था बाकी सब उसको कॉपी करने लगते थे, ठीक है। बड़ा अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा। स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ेंगे हम, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या 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 कंडीशंस हुए, क्या सिचुएशंस हुए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सब पढ़ेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, है ना, सब पढ़ेंगे। ओके, तो भाई ये हमारा है टेलीग्राम का स्कैनर, तो इसको स्कैन करो ताकि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ और आपको फटाफट अच्छी डेली नोटिफिकेशंस मिल सके और नोट्स मिल सके, ठीक है। तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ताकि आपको नोट्स मिल सके और क्या नोटिफिकेशंस भी मिल सके, ठीक है। तो भाई दिस इज द कंटेंट कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम भैया ओवरव्यू देखेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्विक व्यू, ठीक है। उसके बाद भाई हम देखेंगे कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। लोग बाग स्ट्रगल कर रहे थे जीने के लिए, सबसिस्टेंस क्राइसिस आए, मिडिल क्लास जो है वो भैया ग्रो हुए ताकि देखेंगे हम प्रिविलेजेस खत्म हो, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्यूशन आ गया, फिर फ्रांस ने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया, ठीक है, रिपब्लिक बन गया। विमेन का रिवॉल्यूशन आया, भाई विमेन ने अपना रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। स्लेवरी एबॉलिशन हुई, ठीक है भाई, रिवॉल्यूशन देखेंगे और एवरीडे लाइफ में क्या चेंजेस आए ये देखेंगे। फिर फाइनली हम कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं, मजा आएगा। तो ओवरव्यू, तो 14 जुलाई 1789 क्या हुआ था? किंग्स जो थे, किंग्स कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। किंग होगा यहाँ पर, ठीक है, किंग होगा। तो किंग ने क्या बोला ट्रूप को कि भाई पेरिस में घुस जाओ। कमांडेड टू मूव इनटू पेरिस। 7,000 मैन और विमेन जो हैं वो इकट्ठे हो गए। भाई लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, हम नहीं झेलेंगे। सभी क्विक व्यू है, डिटेल में हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो 7,000 मैन विमेन गैदर हो गए और उन्होंने एक मिलिट्री फॉर्म कर ली। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में घुस गए हथियार की तलाश में, है ना। बहुत सारे लोगों ने मार्च कर दी। कहाँ? उसके बाद कहाँ कर दी मार्च? फोर्ट्रेस प्रिजन दैट इज बैस्टाइल, यहाँ पे उन्होंने मार्च कर दी ताकि भाई उनको लगता था कि यहाँ पे ना होर्डेड अम्यूनिशन मतलब इकट्ठा करके इन्होंने सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो भाई मार्च कर दी यहाँ पे। बैस्टाइल का जो कमांडर था उसको मार दिया उसको, और प्रिजनर्स जो थे उनको छोड़ दिया गया। फोर्ट को तोड़ दिया गया। राइट्स ऐसे चलते रहे, यही रिवॉल्यूशन, एक क्रांति चलती रही। पीपल जो है, लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि भाई रोटी ब्रेड की जो डिमांड थी वो हाई थी, पर लोगों को रोटी नहीं मिल रही थी ना, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी फूड की। लोग बाग सड़क पे उतर आए थे भाई। यहां से इवेंट स्टार्ट हुए और जिसकी वजह से जो किंग था फ्रांस का, ई है ना, सीई, तो यहाँ पे जो किंग था फ्रांस का वो फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको मार दिया गया। क्या कर दिया गया? उसको मार दिया गया। देखेंगे डिटेल में, देखेंगे, मजा आएगा, है ना। चैप्टर बहुत अच्छा है, ये मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो ठीक है, ये देख रहे हो आप, बैस्टिल पे लोग ना अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अटैक कर रहे हैं।
और भाई लोगों ने ना इसके जो पत्थर वत्थर थे ना, इसको उठा के एक मेमोरियल बना लेते ना कि भाई उसके तरह उसके उसमें भी बेचा था, ठीक है, ऐसा भी किया था लोगों ने। ठीक है, आगे तो भाई सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, अब मैं 18th सेंचुरी की बात कर रही हूं, तो हम बात करेंगे 70s की, 1771 से, सॉरी 1701 से 1800 तक। ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 18th सेंचुरी। 100 साल हम पीछे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो भाई 1774 में लुई 16 थे। ठीक है, ये नाम है ना, लुई 16 थे, जो कि किसको, एक बॉर्बन डायनेस्टी थी, बॉर्बन बिस्किट नहीं, बॉर्बन बिस्किट भी आती भाई, एक बॉर्बन डायनेस्टी थी, उसको ये बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये बन गए फ्रांस के राजा। ठीक है, अब जब ये राजगद्दी पे आए, ठीक है, तो जब वो कहां पे आए, जब वो राजगद्दी पे आए तो भैया उनको खाली खजाना मिला। ठीक है, ही रिसीव्ड एन एम्प्टी ट्रेजरी। ठीक है, ट्रेजरी मतलब भाई खजाना। ठीक है, तो मतलब उनको जो भाई राजा को जो पैसा, मतलब उनके पास कुछ पैसा नहीं था। ठीक है, कुछ उनकी ऐसी कोई क्या नहीं थी उनकी, जो हम सेविंग्स कहते हैं। ठीक है, सेविंग्स नहीं मिली उनको, ऐसे एम्प्टी ट्रेजरी, ऐसी खाली फोकट आ गए। ठीक है, अब भैया, अब वो एम्प्टी ट्रेजरी क्यों थी, ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्यू टू लॉन्ग वॉर। भैया तब ना यूरोप में ना एक ऐसी चलती थी भाई कि हमको ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी एक्वायर करनी है, तो वॉर जो है ना चलते रहते थे, लॉन्ग लॉन्ग वॉर चलते रहते थे। अब भाई वॉर नहीं होता है बिना पैसे के। ठीक है, वॉर ना लड़े बिना पैसे के, वॉर के लिए चाहिए पैसा, वॉर इक्वल्स टू पैसा। ठीक है, पैसा पैसा, मनी मनी। ठीक है, पैसा चाहिए, वॉर अगर आपको लड़ना है देन यू हैव टू हैव मनी इन योर पॉकेट, नहीं तो आप वॉर नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको सोल्जर्स को मेंटेन करना, उनको खाना देना, आर्म्स की व्यवस्था करनी, राइट भैया, बारूद की व्यवस्था करनी, सब कुछ चाहिए यार, यू नीड मनी फॉर दैट, राइट। बट पैसा भैया वो कहाँ लगा रहे थे, वॉर में। ठीक है, तो भाई लॉन्ग वॉर चलते रहे तो वहां पे पैसा जाता रहा। ठीक है, ड्रेन हो रहा था पैसा। अब भैया जो कोर्ट था और जो पैलेस था उसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए था, उसमें पैसा लग रहा था। ठीक है, फ्रांस ना 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प कर रहा था कि वो इंडिपेंडेंस उनको मिल जाए। ठीक है, उनकी इंडिपेंडेंस में वो हेल्प कर रहा था फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस वाज हेल्पिंग 13 अमेरिकन कॉलोनीज, ताकि उनको क्या, उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए, किससे, ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये भैया फ्रांस यहाँ पे भी हेल्प करा, तो यहाँ पे भी फाइनेंशियली भैया पैसे वैसे कुछ तो कर रहा था, तो यहाँ पे पैसा जा रहा था। अब भाई वॉर जो चल रहे थे उसकी वजह से डेट बढ़ गए। ठीक है, कर्जदार हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रांस कह रही, मैं कह रही हूं फ्रांस कर्जदार हो गया। ठीक है, डेट बढ़ गया भैया उसका। लेंडर्स और जहां जहां से उसने भाई कर्ज लिया था, जहां जहां से उसने लोन लिए थे, उन्होंने भैया 10% इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया कि तुमने हमसे लोन लिया है तो हम तुमसे उस लोन का 10% इंटरेस्ट लेंगे। अब भाई फ्रांस जो था उसकी होगी ऐसी तैसी कि भैया पैसा तो है नहीं है, हम कहाँ से सब कुछ करेंगे भैया, हमें ये भी मेंटेन करना, वॉर को भी उसका खर्चा चलाना है, सोल्जर्स मेंटेन करने हैं, कोर्ट मेंटेन करना है, पैलेस मेंटेन करना है, अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करना, सब कुछ करना भाई, 10% इंटरेस्ट देना है। कैसे देंगे, कैसे देंगे, तो भैया फ्रांस ने डिसाइड किया, किंग ने डिसाइड किया, हम जनता को लूटेंगे, है ना, किंग ने डिसाइड किया हम जनता लूटेंगे भैया, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हमें रेगुलर एक्सपेंस जो है, जो निकालने हैं, हमें जो अपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, उसके लिए हम टैक्स बढ़ाएंगे। जनता कैसे लूटी जाएगी, जनता टैक्स पे करती है, तो भाई तुम टैक्स बढ़ा दोगे, पैसा आएगा जनता से तुम्हारे पास, तो भैया रेगुलर एक्सपेंस के लिए खर्चा हो गया। तो भैया ये डिसाइड किया था जब लुई 16 आए, उन्होंने कहा हमें ये सब खर्चा निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लूटेंगे जनता को, हमने बढ़ा दिए टैक्स, उन्होंने इंक्रीज कर दिए टैक्स। ठीक है, अब टैक्स बढ़ाए तो एक चीज आप समझ लो, जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो ना डिवाइडेड थी 3 एस्टेट्स में। एस्टेट्स कुछ नहीं है, बस एक नाम है, 3 पार्ट्स में या 3 ग्रुप्स में, तो उसको लिख दिया उन्होंने एस्टेट। ठीक है, तो पहला एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। ठीक है, तो पहले एस्टेट में आते थे क्लेरिजी,
ओके। सेकेंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी, ठीक है, राजा के जो खास लोग थे, चर्च वाले जो लोग थे, ठीक है, ये लोग मतलब बड़े बड़े जो रिच लोग थे, जो राजा के आसपास के खास थे, ये लोग जो आते थे, ये आते थे दो स्टेट्स में, इन दो, ये थे राजा के खास, ठीक है, राजा के खास लोग, ठीक है, ओके। अब थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे? थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन पीपल, ठीक है, तो थर्ड स्टेट में हमारे भैया बिजनेसमैन आ गए, ठीक है, यहाँ पे भी बड़े बड़े मिडिल क्लास लोग हो गए, ठीक है, मिडिल क्लास लोग हो गए, अब इसमें बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, बिजनेसमैन, उसके बाद भैया कोर्ट के ऑफिशियल्स, ठीक है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स वगैरह, ठीक है, फार्मर्स, सर्वेंट्स, ये सब लोग जो हैं ये आते थे थर्ड स्टेट में, ठीक है, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। अब क्या था कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, इनको प्रिविलेज दिया हुआ था कि अगर आपके बच्चे भी जो आप भैया पैदा कर रहे हो, तो अगर कोई इंसान क्लेरिजी वाले उसमें स्टेट में पैदा हुआ, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में जो लोग पैदा हो रहे हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, उनको भाई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स सिर्फ देना पड़ेगा थर्ड स्टेट वाले लोगों को। भाई थर्ड स्टेट में मोस्टली जो है भैया, तो अगर देखा जाए तो पीजेंट है, फार्मर है, सर्वेंट है, पैसा वैसे ही नहीं उनके पास, गरीब है भैया, उनके पास नहीं है ज्यादा पैसा, अब उन्हीं से तुम टैक्स वसूल रहे हो और तुमने ऊपर से टैक्स भी बढ़ा दिया, जनता तो भड़केगी, है, जनता के पास पैसा वैसे ही नहीं है, अब तुम उसका टैक्स बढ़ाए जा रहे हो तो कहां से भरेगी वो टैक्स कहां से भरेगी? तो लोग जो है ना भड़क गए थे बहुत, ठीक है, लोगों को आ गया गुस्सा, एंड दे वर सो एंग्री कि भाई तुम थोड़ा तो समझो, तुम हमारे राजा हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं, प्रजा की सेवा करने के लिए तो होता है राजा, अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो राजा क्या करता है? राजा क्या करता है? प्रजा की सेवा करता है ना, तो प्रजा की सेवा करने के लिए राजा होता है। बट भैया उन्होंने नहीं समझा, ठीक है, अब भैया ये सब हो रहा था तो आउटब्रेक हो गया, रिवॉल्यूशन एकदम ना ऐसे फूट गया। रिवॉल्यूशन कैसे हुआ भैया? तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लोग बाग जो है ना स्ट्रगल कर रहे थे सरवाइव करने के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे। एक ही चीज है, दे वर लैकिंग मनी, है ना, दे वर नॉट गेटिंग इनफ मनी। भाई खुद का गुजारा नहीं चल रहा, ऊपर से तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, तो भैया उनको सरवाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, ठीक है। क्राइसिस हो रखे थे भाई, लोगों को खाने इतनी, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे, शॉर्टेज हो गई थी, फूड की शॉर्टेज हो गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे कि भैया वो खरीद सकें। विमेन जो है लाइन लगा के खड़ी रहती थी कि भैया हमें ब्रेड मिल जाए दुकानों के, पर उनको मिल नहीं रहा था। सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गए थे, ठीक है। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब बेटा अपना वो गुजारा भी नहीं कर पा रहे थे, ऐसे क्राइसिस आ गए थे कि वो अपनी गुजारा डेली जो लाइफ है उनकी वो भी वो गुजार नहीं पा रहे थे, ठीक है। फिर मिडिल क्लास जो है भैया स्ट्रगल हो रहा था, ठीक है, सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए स्ट्रगल करे, सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गए। तो मिडिल क्लास किस में आती है? थर्ड स्टेट में आती है, हमेशा याद रखना, मिडिल क्लास थर्ड स्टेट में आती है बच्चा, ओके। मिडिल क्लास बच्चों थर्ड स्टेट में आता है, ठीक है, थर्ड स्टेट में आता है, ओके। तो भाई मिडिल क्लास जो है इट रोज टू एंड प्रिविलेजेस। मिडिल क्लास ने बोला कि हम ये जो प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं ना फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को, इनको हम खत्म करवाएंगे। अगर तुम्हें देना तो भैया हमको भी दो, सही बात है, वो लोग भी सोचते होंगे कि हमें भी प्रिविलेज दो, मतलब मत लो हमसे भी टैक्स। हम लोग क्या पागल है क्या? हम लोगों के माथे पे क्या पागल लिखा हुआ है कि भाई हम टैक्स भरे हैं? ऐसा थोड़ी ना चलता है। उनकी अतामाजी सटक गई, ठीक है। थर्ड स्टेट वाले लोगों की, स्पेशली जो मिडिल क्लास थे ना, हमेशा याद रखना जो रिवॉल्यूशनरीज हुए वो मिडिल क्लास से ही आते थे, ठीक है। तो मिडिल क्लास में भी एक रिच सेक्शन हुआ करता था और कुछ पुअर सेक्शन भी हुआ करते थे, ठीक है। तो जो लिबरल, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास होते थे ना, वो ज्यादा अपनी ऐसी आवाज उठाया करते थे, ठीक है। तो भैया
मिडिल क्लास जो है वो राइज हुई, वो बाहर निकल के आई कि भाई ये जो प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं क्लासेस को, इनको खत्म किया जाए, इनको समाप्त किया जाए। ठीक है, अब भाई आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन अभी हमने देखा, वही हम पढ़ने वाले हैं। फॉर द इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्स मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल वॉज कॉल्ड। ठीक है, अब भाई जब लुई 16 ने डिसाइड किया था ना कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, ठीक है, अब उस टैक्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला कि चलो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाए। ठीक है, तो उन्होंने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 5 मई 1789 को क्या हुआ, लुई 16 ने वही असेंबली बुलाई। ठीक है, एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई इस दिन, और उन्होंने बोला कि ये नए टैक्स हैं, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, ही जस्ट ऑर्डर्ड देम कि चलो भैया तुमको ऐसा 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 टैक्स देना है। अब उन्होंने प्रपोज कर दिए कि ये नए नए टैक्स हैं। ठीक है, तो भैया अब यहाँ पे असेंबली में कौन थे, तो पीजेंट्स जो थे, जो आर्टिस्ट लोग थे और जो विमेन थी, उनको अलाउ नहीं किया था, मतलब ये लोग नहीं जा सकते थे असेंबली में। ठीक है, तो दे वर नॉट अलाउड, इनको अलाउ नहीं किया था असेंबली में। ठीक है, सिर्फ और क्या था इस असेंबली में कि भाई सिर्फ जो एस्टेट होंगे उनको राइट होगा वोट करने का, और हर एस्टेट के पास सिर्फ एक ही वोट होगा। ठीक है, कि एक एस्टेट, भैया ऐसे तो तुम गलत कर रहे हो भाई, ऐसे तो उनके ही मत में वो जाएगा, है ना भैया, उनको फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को तो वैसे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनको तो टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है थर्ड एस्टेट वालों लोगों को। तो भाई जब दो एस्टेट तुम्हारे फेवर में वोट दे देंगे तो भाई तुम थर्ड एस्टेट के वोट का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, है ना। तो भाई ये तो गलत था, बहुत गलत था। तो इसी वजह से जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो क्या डिमांड कर रहे थे, अब थर्ड एस्टेट में बेटा मिडिल क्लास आती है, और मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना वो होते तो है ही नंबर में ज्यादा, नंबर में अगर हम हमेशा देखें तो मिडिल क्लास लोग थोड़ा ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर थे वो उन्होंने बोला कि चलो तुम हमें डिमांड, वो वोटिंग राइट डिमांड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम हमें वोटिंग राइट्स दे दो। ठीक है, वोटिंग राइट्स दे दो, और क्या बोल रहे थे कि एक मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए, कि मतलब आप सिर्फ एक एस्टेट को एक वोट दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप हमें वोटिंग राइट्स दे दो कि एक मेंबर के पास एक वोट है, 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट। ठीक है, उन्होंने ये चीज भैया डिमांड कर दी। फिर क्या होता है देखते हैं। भैया किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, किंग को तो समझ आ गया कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर मेरा ही पागल बन जाएगा, है ना, मैं ही पागल बन जाऊंगा फिर तो, कि इन लोग तो हमें अपोज कर देंगे, इतने सारे मेंबर्स हैं, है ना, थर्ड एस्टेट में। तो किंग ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। थर्ड एस्टेट के लोगों को आ गई गुस्सा, उनको आ गई खतरनाक गुस्सा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और बोले कि हम नहीं बैठेंगे इस असेंबली में, कर लो तुम असेंबली, कर लो तुम मीटिंग, वो उठ के चले गए। ठीक है, वो इस जो असेंबली बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी एस्टेट जनरल की, वो वहां से उठ के चले गए। कौन चले गए, थर्ड एस्टेट वाले चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि उन्होंने डिमांड किया था, क्या डिमांड की थी, 1 मेंबर 1 वोट डिमांड किया था, और रिजेक्ट कर दिया किसने, किंग ने। ठीक है, तो उनको आ गई गुस्सा, किसको, थर्ड एस्टेट वाले लोगों को आ गई गुस्सा, उठ के चले गए। ठीक है, कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम नहीं बैठेंगे इस असेंबली में, हम जा रहे हैं यहाँ से, उठ के वो लोग चले गए। ठीक है, और 20 जून को थर्ड एस्टेट के मेंबर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि हम जो करेंगे हम खुद करेंगे। वो इकट्ठे हुए टेनिस कोर्ट में। ठीक है, भाई कोई जगह तो चाहिए हो ना इकट्ठे, इतनी सारी जनता को इकट्ठे बैठने के लिए, तो वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए वर्सेलीज में। ठीक है, और उन्होंने खुद को बोला कि वी आर नेशनल असेंबली। ठीक है, तो वो कहाँ इकट्ठे, टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए, कहाँ पे, वर्सेलीज में, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर द नेशनल असेंबली। ठीक है, ऐसा कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम जो ये मुनार्क है ना, मुनार्क क्या होता है बेटा, राजा। ठीक है, मुनार्क है राजा, ओके, राजा होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जो राजा है ना, इसकी पावर पे हम लिमिट लगाएंगे, ये कुछ ज्यादा ही चतुर बन रहा है, ये कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहा है, ज्यादा ही चल रहा है, इसकी पावर पे तो हम लिमिट लगाएंगे, इसकी पावर को हम कम करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। ठीक है, द नेशनल असेंबली लेड बाय, अब नेशनल असेंबली को किसने लेड किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम याद रखने हैं, मिराबियो एंड अबेसेइस, ये 2 लोगों ने इस नेशनल असेंबली को लीड किया था। ठीक है, अब नेशनल असेंबली ने भैया
क्या एक स्टार्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उसी टाइम पे फ्रांस जो है, फ्रांस के पास बहुत सारा दूसरी कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस भी चल रही थी, जैसे खेती खराब हुई थी भाई वहां पे, ठीक है। खेती जो है, जो खेती है, जो फसल है उनकी, वो खराब हो गई थी, ठीक है। ये खराब हो गई थी, है ना, बुरी हो गई थी, तो हार्वेस्ट बुरा हुआ, ठीक है। अब लोगों के पास भैया पैसा नहीं है, खाने को वो अनाज नहीं है, खाने को खाना नहीं है, खेती भी बुरी हो गई भैया, और शॉर्टेज हो गई। अब खेती खराब हुई ना, जो अनाज था, जो भी फूड सप्लाई थी वो कम आने लगी, तो इसकी वजह से ब्रेड की प्राइस बढ़ गई। अगर सप्लाई इनफ है, ठीक है, तो भाई एक जो है, जो बना रहता है, एक जो बैलेंस है वो बना रहता है, पर सप्लाई ही कम हो रही है ना, तो भाई इतने सारे लोग हैं, तो भैया वहां पे प्राइस जो है उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो जो ब्रेड की प्राइस थी वो बहुत बढ़ गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ये बहुत ज्यादा, इन फैक्टर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंसान के पेट पे लात मारोगे ना, इंसान सह नहीं सकता कि भाई तुम हमारी रोजी रोटी छीन रहे हो, दिस इज वेरी बैड, है ना। तो भाई विमेन भी बहुत गुस्सा हो गई। विमेन क्यों गुस्सा हो गई भैया, उनको उसमें खड़ा रहना पड़ता था लाइंस में ब्रेड की, उसके लिए पर मिलती नहीं थी, इतनी शॉर्टेज हो गई थी फूड की, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, तो विमेन को भी बहुत गुस्सा आया, ठीक है। फूड शॉर्टेज हो गया भैया, खेती खराब हो गई, तो फ्रांस जो था एक टर्मोइल सिचुएशन में था, ठीक है ना, कुछ सब गड़बड़ा रहा था फ्रांस में, ठीक है, सब कुछ गड़बड़ा रहा था। ओके, ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ भैया, ऐसा हो रहा था तो किंग ने बोला कि यार इसको ना हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। तो किंग ने क्या कहा, किंग ने भैया आग में घी डालने का काम कर दिया। किंग ने बोला कि इन लोग कुछ ज्यादा तेज चल रहे हैं, तो किंग ने बोला कि तुम पेरिस में कमांड कर दिया कि तुम ट्रूप्स जो हैं, जो सोल्जर्स हैं, घुस जाओ पेरिस में। तो उसने, किंग ने ऐसा कमांड कर दिया, ठीक है, ऑर्डर कर दिया। तो भैया वैसे ही गुस्से में है लोग, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और फिर तुम ट्रूप्स को भी ऑर्डर कर रहे हो कि घुस जाओ पेरिस में। लोगों को गुस्सा आ गया, और 14 जुलाई को क्या किया उन्होंने, गुस्से, एकदम गुस्से में भर चुका था क्राउड, वो घुसे और उन्होंने जो बैस्टाइल, जो प्रिजन था, उसको तोड़ दिया। पैलेस था जो, उसको तोड़ दिया, है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया, घुस गए उसमें, तोड़ दिया, ठीक है। पीपल, उन्होंने एकदम रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद फाइनली जो लुई 16 थे, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम जो अपनी पावर्स हैं उनको चलो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर लेंगे, चलो ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो मान गए थे कि चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम अपनी पावर को लिमिट कर देंगे। उन्होंने ऐसा बोला, फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। और 4 अगस्त 1789 को डिसीजन लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया गया, जो भी टैक्सेस थे उनको अबॉलिश किया, कि भैया ये जो नए नए जो तुम टैक्स लेके आ रहे हो ना, इन सबको अबॉलिश करो। सो ऑल टैक्सेस वर अबॉलिश्ड। उसके बाद जो भी प्रिविलेजेस जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को दिए गए थे ना, कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सारा टैक्स थर्ड स्टेट भरेगी, है ना, उसको बर्थ के हिसाब से भैया प्रिविलेज मिलते थे, तो सारे प्रिविलेजेस को बंद कर दिया, अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। तो सारे टैक्स को अबॉलिश कर दिया था, जो भी प्रिविलेजेस थे उनको भी अबॉलिश कर दिया था, कि भैया खत्म हो यार, इक्वालिटी चाहिए हमको, ठीक है। अब भैया फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की तो थी, मतलब राजा अभी भी था, बट लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन थोप दिया। तो पहले सिर्फ थी मोनार्की, ओके, मोनार्की थी, राजा मान गया कि चलो इतना कुछ हुआ है, राजा ने कहा चलो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को चलो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी पावर्स को लिमिट कर लेंगे। तो अब फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि भैया राजा शासन तो चलेगा पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो 1791 में नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1700, अब 91 को हिंदी में क्या कहते हैं, 91 कहते हैं, हाँ, 1791 में, यार पता भूल जाते हैं यार, मतलब 1 to पहले तो 30 तक याद रहती थी, फिर उसके बाद कंफ्यूज हो जाते थे, बट ठीक है याद है, बट थोड़े थोड़े तो कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग भी आई थिंक होते होंगे। तो 1791 में नेशनल असेंबली जो है उन्होंने
कंप्लीट किया कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग को, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना लिया था, ठीक है। तो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था। पावर्स वर नाउ सेपरेटेड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और अब उन्होंने बोला कि जो पावर आप एक राजा के हाथ में रहती है अब वो नहीं होगी। उन्होंने क्या बोला कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बांट दो पावर। तो उन्होंने 3 इंस्टीट्यूशंस जो आज हम देखते हैं हमारी डेमोक्रेसी में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने पावर को बांट दिया। तो लेजिस्लेचर क्या करती है बेटा, लॉ बनाती है, ठीक है, लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी चेक करती है कि लॉ को सही से फॉलो किया जा रहा है, अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो भैया सबके एक एक क्या अपने अपने फंक्शंस थे। तो ऐसे में कि भाई किसी एक के हाथ में पावर्स नहीं देंगे। हमेशा ये चीज है बेटा, जब पावर किसी एक इंसान के हाथ में आती ना, तो वो इंसान उस पावर का मिसयूज कर लेता है अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो ना उस पावर को यूज करता है। तो इसलिए ना यहाँ पे पावर्स को डिवाइड कर दिया कि लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा और जुडिशरी अपना काम करेगा, है ना। तो भैया यहाँ पे थोड़ा कि चलो ठीक है, किसी एक के हाथ में पावर नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो फ्रांस ऐसे कैसे बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मोनार्की चलाई जाने लगी, ठीक है। आगे क्या होता है देखते हैं। अब भाई पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे भैया वोटिंग दिखाई गई है। जो एक्टिव सिटीजन्स थे उनको भैया अधिकार था कि वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। और पैसिव सिटीजन के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थी, जिसमें विमेन चिल्ड्रन आते थे और जो 25 साल के नीचे थे वो आते थे, ठीक है। तो भैया ऐसा था। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम दिखाया गया है इस डायग्राम में, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लोग वोट करेंगे, इलेक्टर्स चूज करेंगे, इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, ये लेजिस्लेचर थे, ये भैया लॉ बनाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर आते थे, तो भैया ये एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे पॉलिसी लेके आएंगे, कैसे होना चाहिए, मतलब सब वो पूरा जनता में फैलाएंगे, फॉलो करो। और जो जज था वो जुडिशरी में आता था, वो चेक करेगा कि सही से फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, ये सब था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने ना कुछ राइट्स दी थी। कॉन्स्टिट्यूशन ने मैन को मतलब और सिटीजन्स को कुछ राइट दी थी। वो राइट्स क्या थी, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार दिया था, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, भैया आपको बोलने का अधिकार है, आप अपना मत रख सकते हो, आप अपना व्यू रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, भैया अपना भाई मत रख सकते हो, ठीक है, ओपिनियन दे सकते हो अपनी, ओके। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग इक्वल हैं लॉ के आगे, कोई राजा या कोई भी लॉ के आगे कोई अलग नहीं है कि भैया तुम अगर मिनिस्टर के बेटे हो तो तुम्हारे ऊपर लॉ नहीं माना जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एवरीवन वाज इक्वल बिफोर लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दी और ये नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स थी, मतलब इन पे अधिकार था सबको, ठीक है। तो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जो है राइट्स मिली थी, ठीक है। आगे, अब फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब भाई फ्रांस ने भैया बोला कि कैसे फ्रांस से पूरी मोनार्की चली गई और एक रिपब्लिक बन गई, ठीक है। कैसे, अभी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी, अब कैसे फ्रांस से पूरी जो मोनार्की है खत्म हो गई और एक रिपब्लिक बन गई, देखते हैं। तो भैया एक ये है पैट्रियोटिक सॉन्ग, दैट इज मार्सेलीज, ये ना नेशनल एंथम है फ्रांस का। तो ये भैया उस टाइम पे बनाया गया था, बहुत फेमस हुआ था, इसको बहुत ज्यादा गाया जाता था, ठीक है। अब भाई देखते हैं हम, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब बन भी गई थी ना, तो भी ना राजा भैया अपने उसमें ही था, अपनी एड में था वो, है ना, कि हम राजा हैं भाई, हम ये हम वो हैं, ठीक है। तो भैया फ्रांस की सिचुएशन ना टेंस थी, टेंशन वहां पे ना चल ही रही थी ना, फ्रांस की सिचुएशन टेंस तो थी ही। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज वर प्लानिंग टू सेंड ट्रूप्स टू स्टॉप द डेवलपमेंट इन फ्रांस। अब जो दूसरी अलग अलग जो कंट्रीज थी फ्रांस के आजू बाजू, उनको देखो कहते थे, पता फ्रेंच लैंग्वेज को भी इतना अच्छा माना जाता था ना, आप 10th क्लास में ये चैप्टर पढ़ोगे, अब देखोगे, अभी तो भैया 9th में, तो 9th का पढ़ो।
तो भाई फ्रेंच लैंग्वेज को, जैसे पार्टीज होती है ना, सोफिस्टिकेटेड पार्टीज होती हैं, तो हमारे यहाँ भैया इंग्लिश बोलते हैं ना, लाइक इंग्लिश इज ट्रीटेड एंड इंग्लिश इज मेंट लाइक अ सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज भैया, कि ओ माय गॉड ऐसा वैसा ये वो, तो इंग्लिश बोली जाती है। वैसे ही उस टाइम पे फ्रेंच को बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज माना जाता था बेटा। जैसे कोई अच्छी अच्छी रिच लोगों की पार्टीज हैं, तो वहां पे भाई फ्रेंच में बात करते थे वो लोग, ठीक है। तो फ्रेंच, फ्रांस, और कहा जाता था कि फ्रांस अगर छींकता है तो पूरा यूरोप को कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर फ्रांस अगर कुछ करता है तो पूरा यूरोप उसको कॉपी करने लगता है। तो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना, इसकी वजह से ना दूसरी कंट्रीज भी ना काइंड ऑफ भैया स्टार्ट कर दी थी कि हमको भी करना, हमको भी लिबरेट होना है, हमें भी राइट चाहिए, ये सब। तो भाई दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनको हो रही थी प्रॉब्लम, ये भाई फ्रांस क्या कर रहा है, तो भैया बढ़ता जा रहा है। तो वो सोच रहे थे कि हम अपने जो है सोल्जर्स भेज दें ताकि जो फ्रांस में डेवलपमेंट हो रहा है ये रुक जाए। अगर ये रुक जाएगा तो सही रहेगा, नहीं तो हमारी भी कंट्री ऐसी हो इसी फ्रांस के नक्शे कदम पे चल रही, तो भैया उनको भी अलग टेंशन हो रही थी। तो उन्होंने ये डिसाइड कर रहे थे कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सोच रही थी, उनके रूलर सोच रहे थे कि अपने ट्रूप्स जो है भेजते हैं ताकि फ्रांस का डेवलपमेंट रुक जाए। अब नेशनल असेंबली ने 1792 में, ठीक है, डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। भैया इनसे इनकी लड़ाई हो गई और नेशनल असेंबली ने बोला कि इनसे हम वॉर लड़ेंगे, ठीक है, लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join army, और बहुत सारे लोग बाहर निकल के आए, ठीक है, बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आए कि हम आर्मी को ज्वाइन करेंगे, वॉर को लड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आए। आगे क्या होता है, उन्होंने इस वॉर को पता कैसे देखा। देखो वो लोग मोşार्की के अंडर थे, फाइनली वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर कुछ तो उनको प्रिविलेजेस जो मिल रहे थे, जो भी उनको उनके साथ अत्याचार होता वो खत्म होता दिख रहा था उनको, ठीक है। प्रिविलेजेस खत्म हो गए थे, टैक्सेस खत्म हो गए थे, चीजें कहीं ना कहीं सुधर रही थी। तो लोगों ने ना इस वॉर को कैसे देखा, लोगों ने ना जो उन्होंने ऐसे देखा कि जो किंग होते हैं, एरिस्टोक्रेट्स बेटा क्या होते हैं, यही समझो कि किंग के जो खास लोग होते हैं ना, जिनकी सोच वैसे ही होती है, जो किंग कर रहा है वो सही है ना, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सब चीजें करना, लोगों का नहीं सोचना। तो इन लोगों ने ना क्या सोचा कि भाई जो किंग और एरिस्टोक्रेसीज की ये जो पावर चली आ रही है यूरोप में, इसके अगेंस्ट है ये वॉर, इनके लिए है ये वॉर, मतलब कि इनको हराना है। तो लोगों ने ना बहुत बढ़ चढ़ के इस वॉर का ना इस वॉर में शामिल हुए कि हमें ये जो यूरोप में जो किंग का और ये जो एरिस्टोक्रेसी का ये जो माहौल चल रहा है इसको खत्म करना है, बहुत हो गया ये। तो लोग ना बहुत बढ़ चढ़ के आगे आए, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी वॉर्स लेड टू इकोनॉमिक डिफिकल्टीज अमंग पीपल। अब ये जो वॉर्स चल रहे थे, अब वॉर्स तो भैया लोग लड़ रहे थे, अब मैंने क्या कहा, बिना पैसे के वॉर नहीं लड़ा जाता बेटा, वॉर लड़ने के लिए चाहिए पैसा, और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो भैया उसकी वजह से ना इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ा गई, लोगों के पास ना पैसे की कमी हो रही थी, डिफिकल्टीज आ रही थी, ठीक है। अब भाई पॉलिटिकल क्लब्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो पॉलिटिकल क्लब्स थे, ठीक है, वो देखने को मिलते हैं कि पॉलिटिकल क्लब्स आए बाहर, वो बन रहे थे, लोग बाग जो है क्लब्स फॉर्म कर रहे थे, पॉलिटिकल क्लब्स बना रहे थे, ठीक है। और वो क्या करते थे इसमें, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करते थे। जैसे हम नुक्कड़ चौराहे पे लोगों को खड़ा देखते हैं ना कि भैया वहां पे खड़े होकर वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे होते, तो ऐसे इस टाइम पे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए जाते थे। तो उनमें भैया मेंबर्स सब वो जुड़ते थे, और वो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही है, लॉ बना रही है, उनको वो मेंबर ना डिस्कस करते थे कि क्या फायदा है क्या नहीं है, वो डिस्कशन करते थे उस पर। तो ये था, ठीक है। उसके बाद अब भैया जेकोबिन क्लब बहुत फेमस हुआ, ठीक है। जेकोबिन क्लब बाहर निकल के आया, जेकोबिन क्लब, इनको नाम कैसे पड़ा भैया, सेंट जेकब थे, ठीक है, सेंट जेकब थे पेरिस में, इनके नाम पे ये जेकोबिन क्लब का नाम पर रख दिया गया, ठीक है। मेंबर्स जो थे वो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के थे, मतलब सोसाइटी में जो थोड़े कम डेवलप्ड मेंबर्स, मतलब कम डेवलप्ड सेक्शन होता है जिसको ज्यादा पैसा वैसा नहीं होता, उस सेक्शन के यहाँ पे इस क्लब में मेंबर्स देखने को मिलते थे। जैसे कौन कौन हुआ करते थे, स्मॉल छोटे छोटे शॉपकीपर्स, दुकानदार, जो आर्टिस्ट थे, जो सर्वेंट्स हुआ करते थे, या जो डेली वेज वर्कर्स थे, मतलब डेली बेसिस पे जिनको दिहाड़ी पे जो लोग काम करते थे वो हुआ करते थे, वो इस क्लब के मेंबर थे। और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आगे देखने को मिलेगा, भाई बहुत कुछ किया इस आदमी ने। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ये लीडर था इस क्लब का।
तो हु वाज द लीडर ऑफ जेकोबिन क्लब? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ जेकोबिन क्लब, ठीक है। पीपल वर एंग्री बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस एंड शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड, और लोगों के मन में इतना गुस्सा भर गया था, मैंने बताया था ना कि भाई बैड हार्वेस्ट भी हुआ था, तो भैया बहुत ज्यादा ना गुस्सा भर गया था क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था, ठीक है, प्राइस बढ़ा हुआ था और फूड का सप्लाई जो शॉर्ट, मतलब फूड की सप्लाई कम हो गई थी, शॉर्ट सप्लाई हो गई थी फूड की, लोग बाग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, ठीक है। 1792 में जेकोबिन ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि वो किंग को अटैक करेंगे। किसको अटैक करेंगे? उन्होंने सोचा किंग को अटैक करेंगे, और किंग भी जो है ना वो कहीं ना वो ये जो नेबरिंग कंट्रीज थी ना इनके साथ ना मिलके काइंड ऑफ शतरंज, सॉरी क्या षड्यंत्र बोलते ना, षड्यंत्र काइंड ऑफ रच रहा था खुद की कंट्री के खिलाफ। भैया तुम्हारी खुद की कंट्री के खिलाफ तुम कह रहे हो कि भैया फ्रांस के लोग डेवलप हो रहे हैं, ये जो आवाज उठा रहे हैं उसको भैया क्यों पसंद थी? किंग को नहीं आ रही थी पसंद। तो वो जो अभी हमने देखा था ना कि जो नेबरिंग कंट्रीज थे वो भी सोच रहे थे कि हम इन पे ट्रूप भेज देते हैं, इन पे अटैक कर देते हैं। तो भैया ये कहीं ना कहीं लोगों को पता चल रहा था कि ये किंग बहुत ज्यादा शाना है, ये बहुत ज्यादा शान पत्ती दे रहा है, ठीक है। तो जेकोबिन क्लब ने भैया बहुत फेमस हो गया उस टाइम पे। तो 1792 में इन्होंने प्लान किया क्या कि भैया ये जो किंग का जो पैलेस है ना इसको हम अटैक करेंगे, ठीक है। असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इन्होंने अटैक किया और असेंबली ने वोट किया कि जो रॉयल फैमिली है, जो राजा की जो फैमिली है ना, जो रॉयल फैमिली कहते हैं, इसको हम बंदी बना लेंगे, इनको हम इम्प्रिजन कर लेंगे, ठीक है। इलेक्शंस हुए, ओके, इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद और हाँ एक और चीज की गई थी भैया, इन्होंने बहुत अच्छा किया था कि हर आदमी जो 21 साल से ऊपर का है, हर मैन जो 21 साल से ऊपर का है, पहले पता क्या होता था, जो रिच लोग हैं उनको ही अधिकार होता था वोट देने का, पर अब इन लोग क्या लेके आए थे कि कोई भी आदमी जो 21 साल से ऊपर का है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, उसको राइट है वोट देने का, ठीक है, उसको अधिकार है वोट देने का। तो भैया इलेक्शंस हुए और ऐसे उन्होंने वोटिंग राइट्स भी चेंज की, ठीक है। और न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन, एक नई इलेक्ट की गई, एक नई असेंबली लाई गई, ठीक है। रॉयल फैमिली को तो भैया हो गया था, है ना, उनको तो इम्प्रिजन कर लिया था। जेकोबिन क्लब ने क्या किया, अटैक किया रॉयल, उन पे पैलेस पे अटैक किया, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम रॉयल फैमिली को क्या कर लेंगे, हम रॉयल फैमिली को बंदी बना लेंगे, ठीक है, बंदी बना लेंगे उनको, ठीक है। उसके बाद वोट इलेक्शन हुए, सारे 21 साल से ऊपर के जो आदमी थे उनको वोटिंग राइट मिली, चाहे तुम पैसे वाले हो चाहे ना हो, उनको वोटिंग राइट मिल गई थी, ठीक है। और फिर एक नई इलेक्ट हुई, एक नई इलेक्टेड असेंबली, एक नई असेंबली इलेक्ट होके आई जिसको बोला गया कन्वेंशन, ठीक है, नाम है बेटा कन्वेंशन, ठीक है। तो 21 सितंबर 1792 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 21 सितंबर 1792 मोनार्की को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया था फ्रांस से। पहले मोनार्की से फ्रांस बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और 21 सितंबर 1792 में मोनार्की वॉज कंप्लीटली अबॉलिश्ड, मोनार्की को कंप्लीटली बंद कर दिया, खत्म कर दिया फ्रांस से, और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था, ठीक है। फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था जहां पे गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जो गवर्नमेंट होगी वो लोग चुनेंगे, लोगों के लिए होगी, और लोग ही उसको चलाएंगे, ठीक है। और लुई 16 के साथ क्या हुआ भाई, उसने भैया अपने देश के साथ ही उसने धोखाधड़ी करी ना, तो उसको डेथ की सजा सुना दी गई, ठीक है। उसको बोला कि तुम मरने ही लायक हो, तो उसको मार दिया गया। और 21 जनवरी 1793 को उसको पब्लिकली, ठीक है, दे ला कॉनकॉर्ड एक प्लेस है वहां पे उसको मार दिया गया था, ठीक है। तो लुई 16 के साथ ये हुआ, ओके। नेक्स्ट, एक टेरर मतलब होता है डर, है ना, कि भाई लोगों के मन में खौफ फैल जाना, एक खौफ का टाइम, राइट। तो 1793 से 94, एक साल का ये जो टाइम है इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई हमने देखा कि जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो कौन था, रॉबेस्पियर, ठीक है, तो ये लीडर बन गया था वो, है ना। तो भाई ये ना बहुत ज्यादा सीवियर पॉलिसी बनाया हुआ था, इसमें वो
बहुत ज्यादा सीवियर कंट्रोल रखता था, बहुत सीवियरली पनिश करता था लोगों को, राइट। मतलब अगर वो क्या करता था, अगर उसके रूल के अगेंस्ट कोई जाता था, ठीक है, तो उसको अरेस्ट कर लेता था वो, और अगर उसने पाया कि भैया वो गिल्टी है, उस इंसान की गलती है, तो उसको गिलोटिन कर देता था। अब गिलोटिन क्या होता है, गिलोटिन उसने ना काइंड ऑफ एक मशीन थी, ठीक है, मशीन थी, उसमें भैया सर काट दिया जाता था, ठीक है, जैसे गिलोटिन मशीन थी, तो उसमें उसको इंसान को मरवा दिया जाता था, मार दिया जाता था, ठीक है, तो ऐसा कर दिया जाता था। तो भाई इतनी ज्यादा रूथलेस और इतनी कितना ये दहशत वाली ये उसकी पॉलिसी थी, ठीक है। तो ये जो रॉबेस्पियर की पॉलिसीज थी तो इतनी ज्यादा रूथलेस थी कि इवन जो उसके सपोर्टर्स थे ना, उन्होंने भी कहा कि भाई थोड़ी नरमी लेके आओ, बहुत गर्मी है, तुम में थोड़ी नरमी रखो, है ना, क्या कर रहे हो भाई, लोगों को ऐसे ग्लोटन कर रहे हो, दिस नॉट गुड, है ना। तो बहुत ज्यादा उसमें क्या वो थी, बहुत अत्याचारी टाइप्स चीजें कर रहा था वो, ठीक है। तो उसकी पॉलिसीज इतनी रूथलेस थी कि इवन उसके सपोर्टर्स भी कहने लगे कि थोड़ा मॉडरेट हो जाओ भाई, थोड़ा सा नरमी लेके आओ अपने बर्ताव में, ठीक है। और भाई फाइनली फिर क्या हुआ, 1794 जुलाई में उसको ही अरेस्ट कर लिया गया, रॉबेस्पियर, है ना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया, और उसको गिलोटिन, भैया उसको ही तुम आओ बेटा, तुम सबका सर कटवाते हो ना, आओ तुम्हारा सर कटवाए, तो उसका ही भाई उसको ही मार दिया गया, है ना सर कटवा दिया था भैया उसका, ठीक है। आगे अब भैया एक फिर ये चला गया, तो एक डायरेक्टरी आई, उन्होंने वो फ्रांस को रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक डायरेक्टरी ने फ्रांस को रूल करना स्टार्ट किया। अब भैया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर खत्म, ठीक है, अब वो खत्म तो जेकोबिन गवर्नमेंट खत्म हो गई, ठीक है, उसको मार दिया तो जेकोबिन गवर्नमेंट भी खत्म हो गई, ठीक है। तो भैया फिर किन लोगों ने संभाला सब कुछ, तो जो मिडिल क्लास में भी जो वेल्दियर लोग थे, जो पैसे वाले मिडिल क्लास थे, उन लोगों ने पावर को ऑक्यूपाई किया, ठीक है। इन लोग मोस्टली जो मिडिल क्लास में जो पढ़े लिखे लोग रहते थे, जो लिबरल्स हुआ करते थे, जो थोड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते थे, उन लोग ज्यादा कहते हैं ना रिवॉल्यूशनरी चीजें करते थे। तो जो वेल्दियर लोग थे, जो वेल्दियर मिडिल क्लास लोग थे, इन्होंने ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया पावर, इन्होंने पावर को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक, नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, ठीक है। टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर फॉर्म्ड, ठीक है, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, ठीक है, ओके। तो और एक ऐसा था कि एक डायरेक्टरी में एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। अब डायरेक्टरी क्या होती है, एक काइंड ऑफ एक बॉडी, समझ लो आप, एक सिस्टम, एक बॉडी जिसमें 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 5 मेंबर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे, ठीक है। और भाई चल तो रही थी, चलो उन्होंने एक डायरेक्टरी बना दी कि चलो इन लोग जो है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, इन लोग चलो चलाएंगे अब, ठीक है। वेल्दियर जो मिडिल क्लास थी वो आ गई थी कि चलो हम लोग जो है जो आगे का जो भी शासन वगैरह करना है हम करते हैं, हम संभालते हैं। पर जो डायरेक्टरी बनी थी, ये जो नया रूल लेके आए थे, जो नया सिस्टम या जो नई बॉडी लेके आए थे, ये पॉलिटिकली अनस्टेबल थी। पॉलिटिकली अनस्टेबल मतलब आपस में इन लोग का थोड़ा बहुत बहसा बहसी होती रहती थी, है ना, स्टेबल नहीं था, है ना, स्टेबल नहीं था, उनके क्लैशेस चलते रहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ, ठीक है, क्लैशेस होते रहते थे, आपस में इन लोग लड़ते रहते थे, ठीक है। और इस आपस की लड़ाई की वजह से जो अब एक हीरो बाहर निकल के आएगा, दैट इज नेपोलियन बोनापार्टे। तो जो मिलिट्री का डिक्टेटर, इसको रास्ता मिल गया, ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर खत्म हुआ, जेकोबिन गवर्नमेंट खत्म हो गई, ठीक है। किसने पावर ऑक्यूपाई कर ली, जो रिच मिडिल क्लास लोग थे, वेल्दियर मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने पावर ऑक्यूपाई की। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और एक डायरेक्टरी बनाई गई, उस डायरेक्टरी में 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हुआ करते थे। पर डायरेक्टरी पॉलिटिकली अनस्टेबल थी क्योंकि इन लोगों की लड़ाई होती रहती थी, आपस में क्लैशेस होते रहते थे। और इन्हीं क्लैशेस, इन्हीं आप कहते हैं ना, दो आप अगर आपके घर में आपको फूंक कहते हैं ना, फूंक डाल देना, तो दो आपस में लोग लड़ रहे हैं ना, तीसरा उस चीज का ना फायदा उठा लेता है ना। तो भैया 2 लोग तुम जब घर में ही आपस में लड़ रहे हो तो तीसरे का तो फायदा होना ही होना है ना। तीसरा इंसान कहता है इन लोग तो आपस में ही लड़ भड़ के मर रहे हैं भाई, हम फायदा उठा ले रहे हैं ना।
तो इन लोग आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से एक राइज हुआ मिलिट्री डिक्टेटर का, ठीक है। एक मिलिट्री डिक्टेटर बाहर निकल के आया, उसका राइज हुआ, उसको रास्ता मिल गया, ठीक है। दैट इज नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे बाहर निखर के आते हैं भाई, ठीक है। अब हम देखेंगे इंस्पायरिंग आइडल्स। कुछ इंस्पायरिंग आइडल्स थे जो लोगों को इंस्पायर करते थे, ठीक है। तो चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये देखा गया भैया, गवर्नमेंट में भैया चेंजेस देखे गए। आइडल्स ऑफ फ्रीडम थे, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रैटर्निटी, ये कुछ आइडियल्स थे, ये ना इंस्पायर करते थे लोगों को, ठीक है। दीज आइडियल्स मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस। मतलब जो भी पॉलिटिकली चेंजेस लेके आने चाहिए उसके लिए ना मूवमेंट्स होते थे, इन आइडियल्स को लोग फॉलो करते थे, ये इन आइडियल से लोग मोटिवेटेड होते थे और पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलाते थे फ्रांस में। और पूरा यूरोप जो है इन्हीं आइडियल्स पे इंस्पायर हुआ और रिवॉल्यूशन जो है करता रहा, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में फिर हम देखते हैं भैया कि बहुत सारे यूरोप के बाकी के देशों में भी ना बहुत ज्यादा क्या होता रहा, रिवॉल्यूशंस होते रहे। तो भैया मैंने बताया ना, फ्रांस अगर छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। तो फ्रांस में जो हो रहा है, लोग पूरा यूरोप उसको काइंड ऑफ कॉपी करता है, ठीक है। तो भाई ये जो आइडियल्स हैं ये बहुत मोटिवेटेड किए लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको इनका नाम याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट आइडल्स। तो इन आइडल्स से लोग मोटिवेट होते हैं और मूवमेंट्स करते हैं फ्रांस में और यूरोप में भी। इन आइडल्स से मोटिवेट होके लोग मूवमेंट्स चालू करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डिड विमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या विमेन ने भी रेवोल्यूशन किया? तो विमेन वर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। भैया पहले भी हमने देखा कि भाई विमेन को भी बहुत गुस्सा आ गया था, वो उनकी शॉप्स के बाहर खड़ी रहती थी फॉर द ब्रेड बट नहीं मिल पाई, तो दे वर आल्सो एंग्री, ठीक है। तो विमेन जो है बहुत एक्टिव रही है, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से ही बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, ठीक है। इनकी वजह से बहुत सारे फ्रेंच सोसाइटी में बदलाव भी आए हैं, ठीक है। दे थॉट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द गवर्नमेंट, दिस विल इंप्रूव देयर लाइव्स। उनको लगता था कि हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारी भागीदारी है, उसकी वजह से हम जो गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज करेंगे और ये इंप्रूव करेगी लाइफ्स को, ये लोगों उनकी लाइफ को इंप्रूव करेगा। थर्ड एस्टेट विमेन वर्कड फॉर अ लिविंग। अब जो थर्ड एस्टेट की विमेन थी ना, वो भाई देखो, जब आपके घर में कंडीशन खराब रहती है तो माँ बाप दोनों कोशिश करते हैं कि वो दोनों ही काम करें, राइट। तो जो थर्ड एस्टेट की विमेन थी वो भी वर्क करती थी लिविंग के लिए, भैया घर चलाने के लिए भी वो काम करती थी। अब वो जैसे सर्वेंट का काम भी करती थी, है ना, जैसे कपड़े धोना या ये सब काम वो किया करती थी, ठीक है। दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। अब उनके पास जॉब और एजुकेशन का एक्सेस नहीं था। और इवन जो रिच क्लास की भी जो वुमेन थी ना, उनको भी पता क्या बोला जाता था कि आपको मतलब ऐसा कुछ ज्यादा राइट नहीं है, आपको अगर पाला जा रहा है, आपको थोड़ी बहुत अगर एजुकेशन दी भी जा रही है, ठीक है, वो आप अपने तक रखो, आपकी बस शादी कर दी जाएगी। तो मतलब उनका बस इतना मोटिव था कि जो विमेन है उनकी, वो बड़े होते तो उनकी शादी करा देनी है, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसी इतनी अच्छी कह सकते हैं कि सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। आगे क्या होता है भाई देखते हैं। तो विमेन को ना मेन से कम माना जाता था, उनको मेन से कम माना जाता था, ठीक है। विमेन स्टार्टेड, भैया अब उनको देखो, तुम ना असेंबली में इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है, क्लब्स में भी तुमको उनको एंट्रीज अपने साथ नहीं दे रहे थे ना, उनको कम माना जाता था कि मेन ज्यादा है, उनको वोटिंग राइट भी मेन को मिली थी, विमेन को नहीं मिल रही थी। तो विमेन ने क्या किया, खुद के पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स चालू कर दिए थे कि हम भी भाई पॉलिटिकल क्लब्स बनाएंगे, हम भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे, हम भी न्यूज़पेपर निकालेंगे, हम भी अपना मत रखेंगे। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन वर मोस्ट फेमस क्लब। ये नाम याद रखना है बच्चों, ठीक है बेटा, ये नाम याद रखना है। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, ये दो नाम है किसके, विमेन के पॉलिटिकल क्लब्स के, ठीक है। ये बहुत फेमस हुए, ये नाम, ये क्लब्स बहुत फेमस हुए, ये विमेन के थे, ठीक है। द डिमांडेड, अब भैया उन्होंने क्या क्या डिमांड किया विमेन ने, तो उन्होंने भैया पॉलिटिकल राइट्स डिमांड की जैसी मेन की है। उन्होंने बोला कि जो तुम आदमियों को पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हो,
हमको भी वही पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, हमको वोट की राइट चाहिए भैया, राइट टू वोट चाहिए। क्या उन्होंने बोला कि हम भी अपनी भागीदारी दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था ना, अभी मैंने बताया कि अगर हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे इन्वॉल्वमेंट से गवर्नमेंट प्रेशराइज होगी और उसकी वजह से हमारी भी लाइफ इंप्रूव होगी, है ना। तो ये ऐसा उनका मानना था। तो भैया उन्होंने क्या डिमांड किया कि भैया हमको भी मैन जैसी पॉलिटिकल राइट चाहिए, हमको भी वोटिंग राइट चाहिए, और हमको भी क्या होना है, हमको भी अपना रिप्रेजेंट करना है, अपना इंटरेस्ट शो करना है इस नई सरकार में, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है इस नई सरकार में, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट केम अप विथ लॉज दैट इम्प्रूव्ड द लाइव्स ऑफ वुमेन। और जो गवर्नमेंट आई थी, है ना, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो आई थी, इन्होंने इम्प्रूव किए लॉ को, कुछ लॉ लेके आए भाई, है ना। और इसकी लॉ की मदद से कुछ हद तक लाइफ जो थी वुमेन की वो इम्प्रूव हुई, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं बट कुछ हद तक हुई, ठीक है। आगे क्या होता है, तो भैया स्कूलिंग, अब उन्होंने क्या 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 किया, ठीक है, क्या उन्होंने चेंजेस लेके आए, तो देखते हैं। स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया कि चलो भैया विमेन जो है स्कूल जाना चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने बोला स्कूलिंग कंपलसरी है, ठीक है। आपकी जबरदस्ती शादी नहीं की जाएगी भैया, पहले तो भैया कह रहे थे कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो, जबरदस्ती शादी करा देते थे। तो स्कूलिंग कंपलसरी की, जबरदस्ती शादी नहीं की जाएगी, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और उसको रजिस्टर्ड कराया जाने लगा सिविल लॉ के अंदर, ठीक है। उसको बोलने लगा कि मैरिज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे दिया और बोला कि उसको रजिस्टर किया जाना चाहिए सिविल लॉ में। और डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया। पहले ना आदमी का बस चलता था तो वो छोड़ देता था, है ना, और विमेन ऐसा है कि ऐसी रहती थी बेचारी दुखियारी सी कि चलो ठीक है अब क्या करें, मतलब उसको छोड़ के तुम चले जाते थे, है ना, और अपनी किसी दूसरी शादी कर ली तुमने, उनके साथ बस गए हो और पहली बीवी को छोड़ दिया तुमने। तो ऐसा बहुत सारे केसेस देखने को मिलते थे। तो डाइवोर्स को लीगल बना दिया था भाई, डाइवोर्स को लीगल बना दिया और बोला कि ये दोनों मेन और वुमेन दोनों पे अप्लाई किया जाता है, कि मेन भी डाइवोर्स ले सकता हो, वुमेन भी डाइवोर्स मांग सकती है अगर उसको नहीं आ रहे हो तुम पसंद, अगर तुम उसको नहीं आ रहे हो पसंद तो वो कर सकती है तुमसे मिलना बंद, है ना, मतलब वो डिवोर्स मांग सकती है। तो विमेन जो है वो भी अब डिवोर्स कह सकती कि हमें भी तलाक चाहिए, हमें भी तुम्हें छोड़ना है भाई। तो ऐसा हो गया। जॉब्स अलाउ कर दी थी। तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने काफी कुछ अच्छा किया था विमेन के लिए, ठीक है। हमने देखा ना अभी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड सम चेंजेस जिसकी वजह से विमेन की लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आया। तो ये चेंजेस किए उन्होंने, स्कूलिंग कंपलसरी करी, शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते, डिवोर्स को लीगल बना दिया, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया और रजिस्टर करा जाना चाहिए, उसके बाद जॉब्स अलाउ किए गए और द स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कंटिन्यू। पर पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं दी थी, है ना। उन्होंने क्या, उनको ये वाली जो बेसिक जो राइट्स थी भैया ये तो दे दी थी, बट पॉलिटिकल राइट्स नहीं दी थी कि भैया तुमको अगर वोटिंग का अधिकार, ये सब उनको नहीं मिला था। तो पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो उनका स्ट्रगल था वो कंटिन्यू होता रहा, चलता रहा। द वुमेन क्लब्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर क्लोज्ड ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर। अभी मैंने बताया था ना कि रेन ऑफ टेरर, डर वाला जो टाइम था, इस टाइम पे भाई मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर खतरनाक ही पॉलिसीज लेके आ रहा था। तो इस टाइम पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज और जो विमेन क्लब थे उनको बंद कर दिया था, ठीक है। तो भैया ऐसा हुआ था, ठीक है। हम विमेन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं अब चीजें, ओके। मैनी विमेन वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। बहुत सारे विमेन को अरेस्ट और एग्जीक्यूट भी किया गया। और नेक्स्ट 200 साल जो माने जाते हैं वो कहते हैं भैया कि ये विमेन के जो रिवॉल्यूशन का टाइम था, ठीक है, विमेन मूवमेंट्स चलते रहे नेक्स्ट 200 साल तक उनकी वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस के लिए। मतलब अगर मैन और विमेन सेम काम भी कर रहे हैं ना तो मैन को ज्यादा वेज दिया जाता था, बट विमेन को सही वेज, उतना इक्वल वेज नहीं दिया जाता था। तो नेक्स्ट 200 साल जो है विमेन के मूवमेंट्स चलते रहे उनके पॉलिटिकल राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए। ड्यूरिंग लेट 19th century and early 20th century an international suffrage movement was carried for voting rights। और लेट 19th और 20th century में एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट हुआ वोटिंग राइट्स के लिए, ठीक है, ये हुआ था भाई। और फाइनली 1946 में वुमेन को
जो है राइट टू वोट मिला था फ्रांस में, ठीक है। तो 1946 में फाइनली क्या हुआ, फाइनली वुमेन को वोटिंग राइट्स मिल पाई, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा वुमेन का पर्सपेक्टिव। अब हम देखेंगे एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, भाई पहले ना स्लेव वाला सिस्टम बहुत चलता था, ठीक है। आप खरीद रहे हो लोगों को, उनको फिर किसी और को बेच रहे हो, है ना, और वो भाग ना जाए तो उनको आप बंद करते, ऐसे बांध के लेके जाते थे ना, बेच देते थे भैया। मतलब लाइक आप इंसान को एक एक प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इनह्यूमन, इनह्यूमन एक्टिविटी एनीवन कैन डू। तो पहले भाई ये स्लेवरी बहुत चलती थी, बहुत, ये स्लेव 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 बहुत होता था। तो बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरी, जो सोशल जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या किया था, वाज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज, ठीक है। तो वो चाहते थे कि फ्रेंच कॉलोनीज में ये जो रिवॉल्यूशन चले जिससे हम स्लेवरी को बंद करें, ठीक है। स्लेवरी जो है वो खत्म की जानी चाहिए। तो बहुत सारे रिवॉल्यूशंस किए गए, मतलब लोगों ने आवाज उठाई कि भैया स्लेवरी को भी बंद किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, स्लेवरी को भी बंद किया जाना चाहिए। द कॉलोनीज ऑफ कैरिबियन, मार्टिनिक, ग्वादालूप एंड सैन डोमिंगो, ये 3 जगह ने याद रखना, मार्टिनिक, ग्वादालूप और सैन डोमिंगो। यहाँ पे ये सप्लायर्स थे किसके, टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी के, ठीक है। ये जो कॉलोनीज थी ये सप्लायर थे टोबैको, इंडिगो और शुगर और कॉफी के, ठीक है। तो भाई जब प्लांटेशन जो होता है ना, प्लांटेशन वाली जगह जहां भी, तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है लेबरर्स की, ठीक है। तो स्लेव वाली चीज ना बहुत चलती थी, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग इतने, जो स्पेशली जो मर्चेंट्स हुआ करते थे ना, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं, उनको लगता था कि भाई वो लोग ज्यादा इस चीज को करते थे, स्लेव्स, क्योंकि उनको काम रहता था भाई, वो काम निकलवाते थे अपना, है ना, उनको काम करवाना पड़ता था। तो वो बहुत ज्यादा इस चीज में मतलब इस चीज को लेके फेवर करते थे कि नहीं स्लेव वाली चीज होनी चाहिए। बट रिवॉल्यूशनरी कह रहे थे कि नहीं यार ये बहुत इनह्यूमन चीज है, स्लेवरी बंद की जानी चाहिए। तो यूरोपियंस वर अनविलिंग टू गो वर्क इन डिस्टेंट अनफैमिलियर प्लेसेस, सो दिस लेड टू अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस, ठीक है। तो भैया अब अभी हमने देखा ना कि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी बहुत ज्यादा उगाई जाती है, यही ये सप्लायर्स थे, ठीक है। अब यूरोपियंस जो थे वो नहीं चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि हम इतनी दूर दूर जाएं, और ये जो प्लांटेशंस थे जरूरी तो नहीं है कि ये उन्हीं की कंट्री में थे, भाई कहीं दूर 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 देशों में भी ये प्लांटेशंस हुआ करते थे। तो यूरोपियंस नहीं चाहते थे कि भाई हम इतनी दूर जाके काम करें, तो वो अनविलिंग थे, वो मना कर देते कि हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से इन प्लांटेशंस में लेबर की शॉर्टेज हो गई, कि भाई लेबर की कमी हो गई, लेबर नहीं मिल रही थी, ठीक है, लोग नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। तो इस शॉर्टेज को एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड से फुलफिल किया गया। तो ये जो शॉर्टेज हो रही थी कि भाई तुम्हारे लोग नहीं मान रहे हैं, अनविलिंग है काम करने के लिए, तो इस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए एक स्लेव ट्रेड किया जाने लगा, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जो कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में होता था, ठीक है। इसलिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कह रहे हैं क्योंकि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में ये होता था, ठीक है। तो यहां से जो है ये स्लेव वाली चीज सामने आती है, ठीक है। The slave trade began in 17th century. कब स्टार्ट हुआ, 17th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फ्रेंच मर्चेंट सेल टू अफ्रीकन कोस्ट, बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल बॉस, वहां के जो लोकल गुंडे हुआ करते थे, जो फ्रेंच लोग थे, जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे, जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे ना, जो बिजनेस करते थे, वो अफ्रीकन कोस्ट पे जाते थे और वहां से लोकल जो बॉस हुआ करते थे उनसे स्लेव खरीदते थे, है ना, उनको बंदी बना के जो भी लोगों को उनको बेच दिया जाता था, तो उनसे स्लेव खरीदते थे। स्लेव्स को पैक किया जाता था, उनको टाइटली शिप्स में ठूस दिया जाता था, करीबन 3 मंथ लॉन्ग जर्नी पे, मतलब 3 महीने की लंबी जर्नी हुआ करती थी अक्रॉस अटलांटिक टू कैरिबियन की। इसमें लोगों को ठूस के ना एकदम भर दिया जाता था कि जाओ तुम वो हो, स्लेव हो,
मतलब ऐसे लिया जाता, कितनी इनह्यूमन कंडीशन है। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और जो प्लांटेशन ओनर्स हुआ करते थे उनको वहां जाके बेच दिया जाता था, ठीक है, इन स्लेव्स को। स्लेव एक्सप्लॉयटेशन मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। बताओ, खुद के इस्तेमाल मतलब खुद के फायदे के लिए शुगर, कॉफी और इंडिगो को ये इसकी सप्लाई कम ना हो, है ना, यहाँ जो शॉर्टेज चल रही थी उसको फुलफिल करने के लिए स्लेव को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, ताकि यूरोप के मार्केट की डिमांड पूरी की जा सके। भाई लोग बाग बहुत शौकीन हो गए थे, कॉफी शॉप्स, ये कॉफी इन क्लब्स वगैरह भी चलते थे ना, तो उनको बहुत चाहिए रहती, तो कॉफी, शुगर, टोबैको हो गई, इंडिगो हो गई, ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना पीक पे थी भैया, है ना। तो इसका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया था यूरोपियन मार्केट में, तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए स्लेव्स को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई बॉर्डियोक्स और नांतेस, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज हैं जहां पे स्लेव ट्रेड फ्लरिश हुआ, ठीक है। ये तो ये दो जगह बिल्कुल याद रखना, बॉर्डियोक्स और नांतेस, ये दो पोर्ट सिटी हैं, यहाँ पे पोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे स्लेव्स को क्या बेचा जाता था, तो ये बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई, ये स्लेव ट्रेड के लिए बहुत फेमस थी, ठीक है। इन 18th सेंचुरी देयर वाज क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी, भैया 18वीं सेंचुरी में लोगों ने क्रिटिसाइज किया स्लेवरी को कि बहुत गलत है, इसको रोका जाना चाहिए। बहुत ज्यादा कहते हैं ना लॉन्ग डिबेट्स हेल्ड किए गए कि भैया मैन की राइट क्या है उसको लेके, और ये बोला गया कि जो भी फ्रेंच कॉलोनीज में जो लोग भी रह रहे हैं ना, तो उन सबको दी जानी चाहिए, ठीक है। मतलब लॉन्ग डिबेट्स वर हेल्ड दैट राइट्स ऑफ मैन शुड बी गिवन टू ऑल फ्रेंच इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज, मतलब कॉलोनीज में भी जो फ्रेंच रह रहे हैं सबको राइट्स दी जानी चाहिए, ठीक है। नो लॉज वॉज पास्ड बिकॉज ऑफ अपोजिशन ऑफ बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड। अब भाई कोई लॉ पास नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि जो मर्चेंट्स थे वो रिच थे, ठीक है। मर्चेंट्स जो थे उनका, जो बिजनेसमैन थे जो, उनका इनकम बहुत अफेक्ट हो रहा था, अगर वो स्लेव का ट्रेड बंद कर देते तो उनकी वजह से इनकम जो है वो अफेक्ट हो रहा था, ठीक है, उनकी इनकम अफेक्ट होती, तो वो भैया इस चीज के अपोज थे कि भैया स्लेव ट्रेड बंद नहीं होना चाहिए, तो वो अपोज कर रहे थे, तो कोई लॉ पास नहीं हो पाया था, ठीक है। Convention in 1794 made a law to free all slaves in French overseas positions। जो कन्वेंशन बनी थी, अभी हमने देखा था, जो कन्वेंशन बनी थी उसने एक लॉ बनाया फाइनली कि जितने भी स्लेव हैं उन सबको उनको फ्री कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, जो भी मतलब फ्रेंच कॉलोनीज हैं, जो दूर दूर देशों में भी फ्रेंच कॉलोनीज हैं, सब जगह से जो स्लेव हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनको फ्री कर दिया जाए। दिस वॉज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, पर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए था, बहुत कम टाइम के लिए इस चीज को फॉलो किया गया। 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी ला दी थी। अभी हमने देखा था ना कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस हो रहे थे, तो इसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्टे जो है उसका राइज हुआ, ठीक है, उसका राइज हुआ। और यही देख रहे हैं कि भैया कन्वेंशन ने बंद तो किया था, लॉ तो बनाया था कि स्लेव को फ्री कर दिया जाए, पर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए था, सिर्फ छोटे टाइम के, बहुत कम समय के लिए था। 10 साल बाद फिर से नेपोलियन ने स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है, ओके। उसके बाद प्लांटेशन ओनर्स थॉट दैट दे हैव द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज फॉर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब जो प्लांटेशन के, मतलब उन्होंने ना अपने ऐसे एकदम फॉर ग्रांटेड ले लिया था सबको, ये सोचते थे कि भाई हम ही सबसे बड़े हैं, तुम सब तो तुच्छ हो, तुम सब तो कुछ हो ही नहीं। तो जो प्लांटेशन नीग्रोज थे, सॉरी प्लांटेशन ओनर्स थे ना, वो सोचते थे कि जो उनके पास ना राइट है कि जो अफ्रीकन नीग्रोज हैं वो उनको स्लेव बना सकते हैं अपने फायदे के लिए, वो ऐसा सोचते थे। स्लेवरी को फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में अबॉलिश किया गया, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में स्लेवरी अबॉलिश हो पाई थी। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द स्लेवरी, अबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ पे क्या कैसे इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो भाई एक क्वेश्चन आता है, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या ऐसा होता है? सोचो,
क्या ऐसा होता है? ठीक है, देखते हैं। आफ्टर 1789 इन फ्रांस मेनी चेंजेस। देखो 1789 के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए लोगों की लाइफ में, मेन विमेन चिल्ड्रन, लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स डिसाइडेड टू ब्रिंग आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। जो गवर्नमेंट, जो रिवॉल्यूशन करके जो गवर्नमेंट बनी थी ना, जो भी गवर्नमेंट्स बन रही थी, आ रही थी, ये हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये हमने रिवॉल्यूशन अभी देखा ना, उसके हम इफेक्ट्स देख रहे हैं कि एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी क्या था, क्या विमेन का रिवॉल्यूशन कैसे क्या हुआ, ऐसे ही हम एवरीडे लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए ये देख रहे हैं। ठीक है, तो जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने ना डिसाइड किया था कि ये जो लिबर्टी है, जो ये फ्रीडम वाली सोच कि भैया हमें आजादी चाहिए, जो ये जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी वाली चीज की, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, इनको हम एवरीडे प्रैक्टिस में लेके आना चाहिए, इन चीजों को हमें रोजमर्रा के जीवन में लाना चाहिए। ठीक है, तो 1789 में सेंसरशिप को बंद किया गया। सेंसरशिप, जो भैया सेंसरशिप क्या होती है, रोक लगा देना कि आप कुछ भी नहीं छाप सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, अपने मन की बात ऐसे खुले में से नहीं बोल सकते आप। तो 1789 में सबसे पहले सेंसरशिप को अबॉलिश किया गया। ठीक है, उसके बाद ओल्ड रेजिम बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज वर सेंसर्ड बाय द किंग बिफोर देयर पब्लिशमेंट। पहले ना क्या होता था, जो बुक्स थी, न्यूज़पेपर, प्लेज, इनको सेंसर किया जाता था कि अगर तुम किंग के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, तुम कुछ मतलब किंग को अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये अपोज में जाएगी, तो वो सेंसर कर देता था। वो कहता था कि नहीं, ये चीज नहीं जाएगी बाहर, आप नहीं बोल सकते ऐसा, तो ऐसा सेंसरशिप लगा देता था। तो ये चीज जो है ना अबॉलिश की गई थी। ठीक है, सेंसरशिप को अबॉलिश किया गया कि भाई लोग बोल सकें, हाँ, लोग अपना मत रख सकें। राइट, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन गेव फ्रीडम ऑफ स्पीच एज अ नेचुरल राइट। और जो हमने देखा था कि राइट्स दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट्स दिए गए, है ना, तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया कि भाई आप अपना मत रख सकते हो, बोलने का अधिकार है आपको। ठीक है, अब जो न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, printed pictures were all over in towns countryside of France। अब क्या सेंसरशिप अबॉलिश कर दी गई थी, तो लोग बाग अपना मत रख रहे थे, न्यूज़पेपर्स में चीजें लेके आ रहे थे, पैम्फलेट्स में छाप रहे थे, है ना, और पिक्चर्स बनाते थे, अलग अलग कार्टूनिस्टिक चीजें बनाती थे कि जो कि बहुत सारी चीजें, ये जो आइडिया थे लिबर्टी का, इक्वालिटी का, इसको बहुत कहते हैं ना, बहुत ज्यादा फेमस कर रहे थे, इसको बहुत ज्यादा अपने अपने इमेजिनेशन से उतार रहे थे पेपर पे। राइट, तो और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई। ये सब चीजें जब सेंसरशिप बंद हुई तो ये सब चीजें कोने कोने तक पहुंची, फ्रांस की कंट्री साइड कोने कोने तक, चाहे मतलब पूरे जो टाउन्स थे, जो भी फ्रांस का कोना कोना ना, इन सारी चीजों से भर चुका था। लोग बाग सब ये पढ़ रहे थे ना, हर एक इंसान पढ़ पा रहा था इन सबको। ठीक है, ऑल ऑफ देम डिस्कस्ड इवेंट्स, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब पता है जब रिवॉल्यूशन कब होता है बेटा, जब ये चीजें ना बहुत फैल जाती हैं कि हाँ ऐसा अत्याचार हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है, ये हुआ वो हुआ, लोगों को जब पता चलता है तो लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें इसके अगेंस्ट उठना है, आवाज उठानी है। तो सब लोग ना इन इवेंट्स को, इन चेंजेस को डिस्कस करते थे फ्रांस में ना, पूरे फ्रांस में डिस्कशन होता रहता था। फ्रीडम वॉज देयर टू एक्सप्रेस द अपोजिंग व्यूज एज वेल। उनके पास फ्रीडम भी थी कि भाई वो अपने अपोजिंग व्यूज भी रख सकते हैं ना, वो बता सकते हैं क्या वो उनके दिमाग में चल रहा है। Thus everyday life was seeing some changes because of the practices of ideals of liberty, equality in everyday life। तो हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब चीजों की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। लोग आइडियाज, लिबर्टी के बारे में बात कर रहे थे, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो उनकी एवरीडे लाइफ में चेंजेस हुए। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस आए। ओके, तो अब हम देखेंगे भैया कंक्लूजन। तो देखो हमने देखा नेपोलियन बोनापार्टे आए, है ना, एक मिलिट्री डिक्टेटर का राइज हुआ, आपस की क्लैश जो हो रही थी डायरेक्टरी के बीच में, उसकी वजह से कौन, नेपोलियन बोनापार्टे का राइज हुआ। ठीक है, ये बन गए एम्परर ऑफ फ्रांस। कब, 1804 में ये एम्परर बन गए फ्रांस के। इनकी ना एक बड़ी अलग टाइप की कन्क्वायर करने की पॉलिसी थी। ये ना कन्क्वायर करते थे यूरोपियन कंट्रीज को, जो भी फ्रांस के आसपास नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थी उनको कन्क्वायर करते थे, जीतते थे और उनको एक किंगडम बना देते थे। ठीक है,
किंगडम बना देते थे और खुद की फैमिली के एक मेंबर को वहां पे बिठा देते थे राजा बना के, रूलर बना के। तो ऐसा ये करते थे, ठीक है। और नेपोलियन सोचते थे क्या कि वो मॉडर्नाइजर हैं यूरोप के, मतलब वो यूरोप को मॉडर्न करने के लिए आए हैं, उसको मॉडर्न बना रहे हैं, ठीक है। तो भैया बहुत कुछ ऐसा सोचते थे ये, ठीक है। तो अब उन्होंने बहुत कुछ किया, नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी लाए हैं और कुछ इन्होंने बर्बादी भी की है, ठीक है। तो अच्छे चेंजेस बहुत सारे, उन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस किए, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एक लॉ उन्होंने बनाया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स। पहले पता क्या होता था बेटा, फ्रांस में भी जब कोई लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग जगह की, अलग अलग सिटी की अलग अलग करेंसी हुआ करती थी और अलग अलग वेट्स हुआ करते। जैसे 1 किलो मान लो यहाँ पे 100 ग्राम, मतलब 1 किलो मान लो 1000 ग्राम है किसी जगह, तो दूसरी जगह 1 किलो इज 800 ग्राम या 1 किलो इज 900 ग्राम। तो लोगों को टैक्स देने में और मनी मतलब एक्सचेंज कराने पड़ता था, जैसे उनको जा रहे हैं तो भाई उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। मान लो जैसे एक जगह है, ठीक है, अब कोई इंसान इस जगह पे जा रहा है, ठीक है, तो अब उसको इस जगह के वेट के हिसाब से और इस जगह की करेंसी के हिसाब से उसको कस्टम ड्यूटी देनी। अब फिर वो दूसरी जगह जा रहा है तो वहां पे दूसरी करेंसी और वहां पे वेट और मेजर भी अलग। तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजन भी होता था, पैसा भी वेस्ट होता था, है ना। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स लाए, मतलब 1 किलो विल बी 1000 ग्राम फॉर एवरी, मतलब हर जगह पे, है ना। तो उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी लाए, वो वेट्स और मेजर्स में यूनिफॉर्मिटी लाए। नेपोलियन वॉज व्यूड एज अ लिबरेटर टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। नेपोलियन को देखा जाने लगा कि ये लोगों के लिए फ्रीडम बांटने वाले हैं, लोगों के लिए ये एक फरिश्ता है जो कि फ्रीडम बांटते फिरते हैं, लिबर्टी देते रहते हैं, लिबरेटर हैं, ये लोगों को आजाद करते रहते हैं, ठीक है। बट नेपोलियनिक आर्मीज केम एज इन्वेडिंग फोर्स, ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। पर लोगों को ना, आप पढ़ोगे इसको, आप 10th में पढ़ोगे इसको, तो लोगों को फाइनली, मतलब पहले कहते थे जब जहां जहां ये लोग जाते थे ना, तो कहते थे कि फ्रांस जो है ना वो यूरोप को, पूरे यूरोप में फ्रीडम वाली फीलिंग लेके आएगा, पूरे यूरोप को जो है वो फ्रीडम देगा, है ना, लिबरेट करेगा, है ना, नेशन स्टेट्स बनेंगे। बट पहले तो लोगों को लगता था कि हाँ ये हार्बिंगर्स हैं लिबर्टी के, मतलब ये जहां जहां जाते हैं लिबर्टी फैलाते जाते हैं। बट लेटर ऑन समझ आया कि इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस भी बढ़ा दिए थे कुछ कुछ, मतलब लेटर ऑन चीज लोगों को समझ आया कि एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा डिफरेंट हो गया है, उनसे उनकी चीजें छीने जाने लगी हैं, तो फिर लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था। तो जो फाइनली उनको डिफीट मिली 1815 वाटरलू में, ठीक है, तो ये हार गए थे। ओके, तो कंक्लूजन भैया, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा क्या था भैया कि हमको क्या चाहिए, हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको अधिकार चाहिए, हमको राइट्स चाहिए, ठीक है। ये लेगेसी थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, ठीक है। डेमोक्रेटिक राइट्स जो लेगेसी थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, ठीक है। क्या मांग रहे थे वो, यही मांग रहे थे ना कि हमको इक्वालिटी दो, हमको फ्रीडम दो, हमको इक्वली ट्रीट करो। लोगों को क्यों प्रिविलेजेस दे रहे हो आप, सब लोग इक्वल होने चाहिए, है ना, राइट्स मिलनी चाहिए सबको इक्वल। तो रिवॉल्यूशन, अब रिवॉल्यूशन फ्रांस से पूरे यूरोप में फैल गया था 19th सेंचुरी में। तो आप देखोगे आगे, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में देखते हैं कि सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो भैया फ्रांस में हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से पूरे यूरोप में जो है रिवॉल्यूशन की जो धारा, जो हवा थी वो फैल गई थी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि फ्रांस को अगर छींक आती है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है, ऐसा कहा है, ठीक है। तो कि फ्रांस में अगर कुछ लोग करते हैं तो उसको सभी लोग, पूरा यूरोप उसको कॉपी करता है। तो फिर फ्रांस में जब ये रिवॉल्यूशन फैला और लेटर धीरे धीरे पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन फैलता गया 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये कर लिया हमने पूरा चैप्टर फिनिश। ओके, तो इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल
उसको ज्वाइन कीजिए। आपको स्कैनर मिल जाएगा, सेकंड थर्ड स्लाइड पे होगा, तो उसको आप स्कैन कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। आपको डेली जल्दी से नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे, आप वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, और इवन आप हमारे ऐप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, एक और चैप्टर को हम फुल एक शॉर्ट में कवर कर देंगे। ठीक है, फिर बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।